ये ऐसे शख्स हैं जो किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। हर कोई कहने से बहुजन नहीं हो जाता है, हर कहने से कोई क्रांतिकारी नहीं हो जाता है। मैं घर का कवि हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अंतर मन की आवाज शब्दों में पिरो देता हूँ। किसी को कविता लगती है, किसी को वेद की बात। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं रुका ही नहीं। जब तक मैंने पूरी किताब खत्म नहीं कर दी तो मैं रुका ही नहीं, पूरी किताब पढ़ गया एक बार में। बहुत सारी ऐसी बातें थी कि मुझे लगा कि मैं भी उसको जिया हूं। मुझे लगा था कि मैं लास्ट में मेरा नंबर आएगा और मैं सबको सुनूंगा, उसके बाद अपना प्लान करके बोलूंगा क्या बोलना है। लेकिन आपने मुझे पहले ही खड़ा कर दिया है, तो मैं बोलूंगा जो मुझे समझ में आएगा। और ये इस किताब पर बातचीत करूं उसके पहले मैं इस किताब के प्रकाशक राम जी भैया पर कुछ बोलना चाहता हूं। उनके अंदर, क्योंकि अगर उनके बारे में बात नहीं हो तो फिर वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे शख्स हैं जो किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। मुझे ये पता है। मैं अपने बारे में एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने भी जब अपनी कविता संग्रह तैयार किया तो मैंने सोचा कि किससे छपवाया जाए। तो एक अभी सर ने बताया, कुछ लोगों का नाम बताया, तो ऐसे ही एक उसी में से एक आध जन थे जो है, तो उनका अपना प्रकाशन था। तो मैंने करीब 2 लोगों से संपर्क किया अपनी किताब छपवाने के लिए। तो मैंने पहले लोग से संपर्क किया कि सर मैंने कुछ कविताएं लिखी है, मैं चाहता हूं कि आप उसे छाप दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कविता भेजिए। मैंने कविता भेजा, उन्होंने पढ़ा, इसके बाद उन्होंने छापने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कमलेश जी, मैं आपकी कविताएं नहीं छाप सकता हूँ, मेरी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि आपकी कविताएं सीधा सरकार के ऊपर प्रहार करती हैं और उससे सवाल जवाब करती हैं, तो मुझे माफ करिए, मैं नहीं छाप पाऊंगा। वो पीछे हट गए। कहने के लिए बहुत बड़े बहुजन लेखक भी हैं, बहुत बड़ा उनका बहुजन नाम भी है, तो वो पीछे हट गए। फिर मैंने एक दूसरे बहुजन भाई साहब से संपर्क किया कि मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, जब ये कह रहे थे ठीक है, किसी और से बात करता हूँ। फिर मैंने दूसरे से संपर्क किया, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है कुछ कविताएं भेजिए, मैं भी पढ़ता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कर सकता हूँ। तो मैंने जब उनको भेजा तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया। उन्होंने भी कहा कि मैं नहीं छाप सकता हूँ, क्योंकि आपकी कविताएं जो है इस समय नहीं छप सकती हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए, थोड़े समय बाद अभी कुछ चीजें गुजर जाए उसके बाद छाप देंगे। तो मैं बहुत निराश हुआ। तो मैं सोचा कि अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा किससे मैं बोलूं कि जो मेरी कविताएं छाप दे। तो मेरी मुलाकात राम जी भैया से रिवर व्यू होटल में हुई थी। कुछ अधिकारियों से इनकी मीटिंग चल रही थी। मुझे सूचना मिली कि एक जो है अच्छे लेखक और साहित्यकार वहां पर आए हुए हैं। तो मैं भी इनसे उत्सुकतावश मिलने चले गया, और जब मैं इनसे मिला तो मैं इनसे काफी प्रभावित हुआ। अचानक इनका नाम मेरे दिमाग में आ गया कि मैं राम जी भैया से बात करता हूँ, हो सकता है वो मेरी किताबें छाप दें। तो मैं भैया को फोन करता हूँ और मैंने कहा भैया मैंने ऐसे ऐसे लिखा हुआ। मैंने इनको पुराना चीज नहीं बताया, आज तक नहीं बताया, मैंने आज ही बताया इनको जो है उस किताब के बारे में। तो मैंने कहा, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है भेजो, क्या लिखे हो तुम। तो मैंने भैया को भेजा जो है, तो इन्होंने पढ़ा, तो इन्होंने देखा, तो फिर अप्रिशिएट किया कि कहा अच्छा लिखे हो तुम जो है कमलेश, इसको मैं छापूंगा तुम्हारा जो है। फिर इन्होंने काम किया और बहुत ही कम समय में इन्होंने उस कविता को हम सबके सामने ला दिया। तो मैं ये बताने का मेरा सिर्फ इतना आशय था कि प्रकाशक बहुत हैं, कहने के लिए बहुत सारे बहुजन हैं, बातें भी होती हैं यहाँ, क्योंकि मैं किताब पे बात करने आया हूं इसलिए मैं किताब पे ही बात करूंगा। लेकिन हर कोई कहने से बहुजन नहीं हो जाता है, हर कहने से कोई क्रांतिकारी नहीं हो जाता है। वो दम राम जी भैया जैसे कुछ लोगों में ही है कि जो एक क्षमता रखते हैं कि चीजों को छाप दे, चीजों को लोगों तक पहुंचा दे। तो मैं इस मामले में इनका बहुत शुक्रगुजार हूं। और ये इनकी एक और खासियत है कि ये हमेशा नए लोगों को मौका देते हैं। लोगों के यहाँ जब जाएंगे आप, बहुत सारे प्रकाशक के यहाँ, तो वो कहते हैं कि अभी समय नहीं है, 2 महीना, 4 महीना, 4 साल। अभी मेरी 2 किताबें हैं जो लगभग 4 साल से पेंडिंग पड़ी हैं, आ जाएंगी, कल आएंगी, यही वाला चल रहा है। तो वो राम जी भैया जैसे बहुत कम लोग हैं जो कम समय में किताबों को आप सबके सामने ला देते हैं, और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना भी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ किताब पर, और किताब की मुझे लगता है कि एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है इसी किताब के लिए, और शायद वो कविता में है इसलिए थोड़ा सा आप समझ जाएं गद्य में। तो मुझे लगता है कि इस कविता का ये जो किताब है 27 साल बाद, इसकी मूल भावना यही रही होगी कि मैं घर का कवि हूं, मुझे कोई नहीं जानता। मैं मैं घर का कवि हूं, मुझे कोई नहीं जानता, मैं ऐसे ही लिख देता हूं।
अंतर मन की आवाज, शब्दों में पिरो देता हूं। किसी को कविता लगती है, किसी को बेतुकी बात, किसी का दिल छूती है, किसी को बकवास। और मुझे पता है, मैं लोगों की बात लिखता हूं, उनकी कहानी को कागज पर उतार देता हूं, क्योंकि मैं जन कवि हूं। तो मुझे लगता है कि इस किताब में भी ऐसी ही कुछ बातें हैं। जब ये किताब मुझे मिली है परसों, तो मैं जब इसको पढ़ना शुरू किया, तो यकीन मानिए कि मेरी आदत है कि मैं किताबों को मतलब या तो पढ़ता हूं या तो नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं भाग भाग कर बीच बीच में नहीं पढ़ता हूं। कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक एक दो दो लाइन ऐसे देखते हैं, फिर वो उसका निकाल लेते हैं निचोड़ कि इसमें क्या लिखा होगा। मेरी वो आदत नहीं है, मैं एक एक लाइन से गुजरता हूं, एक एक लाइन पढ़ता हूं। और जब मैं इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मैं ऐसे ही देख रहा था, ऐसे पलट के क्या लिखा है इसमें, पहले एक बार देख लूं, इसके बाद पढ़ना शुरू करूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं रुका ही नहीं। जब तक मैंने पूरी किताब खत्म नहीं कर दी तो मैं रुका ही नहीं, पूरी किताब पढ़ गया एक बार में। फिर राम जी भैया से अचानक इनका मैं सोचा कि इनसे फोन से बातचीत करूं कि क्या बात करना है इस किताब के बारे में। तो मैंने तब तक भैया का फोन ही आ गया अचानक से। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या बोलूंगा इस किताब के बारे में। तो इन्होंने कहा कि कुछ भी बोल देना जो तुमको समझ में आए। तुमने पढ़ लिया? मैंने बोला हाँ पढ़ लिया। फिर बोले जो मन में आए बोल डालना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत, जो इच्छा करे बोलना तुम। तो फिर मैंने इस किताब को जब मैंने देखा तो मुझे पढ़ते टाइम कई चीजों के एहसास हुए। कभी मुझे हंसी आती थी जब किताब में पढ़ता था, तो कभी मुझे जो है मतलब क्या बोलते हैं, दुखी फीलिंग होती थी अंदर से। फिर कभी कभी से कॉमेडी हास्य भी लगता था जो है कि मतलब इस किताब में बहुत सारे भाव इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर कभी आपको शहर की फीलिंग मिलती है, फिर आपको अचानक से गांव, जब सर ने कहा था कि इसमें गांव की फीलिंग मिल जाएगी। आप इंतजार करेंगे, कभी जौनपुर पहुंचे हैं तो जौनपुर से बलिया पहुंच गए हैं, अभी बलिया से लौटेंगे कब कि नहीं लौटेंगे, फिर अचानक जो है लखनऊ पहुंचते हैं, तो इंतजार होता है कि मतलब आगे क्या लिखा है इन्होंने। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वाकई में बहुत ही अच्छी लगी हैं। जैसे मैं इसमें से एक जिक्र करना चाहूंगा सबसे पहले कि अब इनके अंदर गंभीरता आएगी। तो सर ने इसमें लिखा हुआ है अपना अनुभव अपने गांव में भी शायद हम सब भी गुजरते हैं। मुझे लगता है इस किताब को पढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था कि ये मेरे जीवन की बात है। बहुत सारी ऐसी बातें थी कि मुझे लगा कि मैं भी उसको जिया हूं, मेरी ही बात इस किताब में लिखी गई है 27 साल बाद में। कि अपने गांव में बैठे थे, ऐसे हम अचानक हम लोग भी बैठते हैं गांव में, और कभी कोई शिकायत करता है तो उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, ना चाहते हुए मिला जाते हैं। और वो बात जो है, वहां पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जासूस के तौर पे काम करते हैं, और वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और आप पता लगा कि अपने घर पहुंचे नहीं है उसके पहले वो पहुंचकर सारी बात वहां पर बता देते हैं। और आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है आपके साथ। अब आप घर पहुंचते हैं तो पूरा माहौल एकदम टेंशन में, गंभीरता में है, और आपको बाद में पता चलता है कि ये हो गया है। और उस कंडीशन में जब आपको लगता है कि आपको बहुत डांट पड़ने वाली है, बहुत मार पड़ने वाली है, और लेकिन आपके पिताजी कुछ ना बोले, एकदम शांत रहे, तो वो एकदम तीर से चुभने लगता है, बहुत तकलीफ होने लगती है। और अगर मार देते शायद तो फिर आगे फिर गलती होती और गुंजाइश रहती गलती होने की, लेकिन उनका ना बोलना इतना तकलीफ दे हो जाता है कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा भी फिर दोबारा वो गलतियां मुझे नहीं लगता जीवन में कभी दोहराता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो ये मुझे बड़ा मतलब लगा कि हाँ ये मतलब मेरी बात हो रही इस किताब में। इसके बाद एक जगह पर इन्होंने लिखा है नौकरी के प्रयास और भोजन के किस्से। एक बार सर ने बताया कि आप जो है बिहार गए हुए थे एग्जाम देने के लिए। फिर वहां पे किसी से बात होती है, रास्ते में मिलते हैं महाशय, तो वो बोलते हैं कि आप पूछते हैं कि खाना कहाँ अच्छा मिलेगा, तो वो इनको बता देते हैं। जैसे अभी हम लोग से कोई पूछे जो है, तो हम लोग बता देंगे कि भाई चले जाइए द गोल्डन ट्री, आजकल एक होटल है उसमें खा लीजिएगा, या रिवर व्यू में खा लीजिएगा, या जो भी आजकल नए नए अच्छे होटल है उसका नाम बता दीजिए। और उनको ये नहीं पता कि सामने वाले का जेब अलाउ करेगी कि नहीं करेगी, हम तो हाई फाई बात बता देंगे। तो आप उस होटल में पहुंच गए और बाद में पता चला कि उसका मेनू तो बहुत भारी है। तो एक तो ये असहाय वाली स्थिति, और दूसरा एक जो कटोरे वाली बात इसी में आई कि खाना खाने के बाद जो है नया नया ट्रेंड निकला था, कटोरे में पानी और नींबू रहता था। तो शुरुआत में लोग समझ नहीं पाते थे ये पीने के लिए है, ये जो है हाथ धोने के लिए है। तो मैं मुंबई में था, 2000 के करीब की बात है। तो मेरे एक भाई साहब थे, एक नया नया होटल खुला, तो मैं होटल में पहले गया।
तो मुझे समझ में आ गया, देखा मैं, मतलब जब मेरे सामने भी वो कटोरे वाला पानी आया तो मैं एक बार असमंजस में आया कि क्या करूं, इसका समझ नहीं आ रहा। तो मैंने वेट किया कि सामने वाले क्या करते हैं, तो फिर उनका देखा, फिर मैंने भी वही दोहरा दिया। तो अब इसमें मुझे मजा आया। तो मेरे एक चचेरे भाई थे, तो मैं उनको ऐसे बनाया, तो उन्होंने कहा कि चलो एक दिन पार्टी देते हैं। तो हम लोग बोले हाँ चलो, फला होटल में चला जाएगा। तो वो मुझे उनसे मजा लेना था, उस होटल में लेके गया। तो जब खाना वाना सब चीज हो गया, हम लोग फटाफट खाना खा लिए। इसके बाद हाँ नहीं, हम लोग लेट खाना खा रहे थे, हम लोग जानबूझ कर लेट कर रहे थे, देखिए अभी पानी आएगा तो कटोरे वाला क्या करते हैं। वो भाई साहब थोड़ा सा मतलब उनके अंदर बड़बोलापन वाला सिस्टम रहता था कि मतलब हर चीज उनको जानकारी रहती थी। तो हम लोग खा रहे हैं, वो खा चुके, कटोरे का पानी आया, वो फटाक से कटोरे का नींबू निचोड़ा और उसके बाद उसको कटा के पी गए। और हम लोग हंसना शुरू कर दिए। फिर बाद में कहा ये मतलब ये पीने के लिए नहीं था, ये तो हाथ धोने के लिए था। तो वो बोले क्या हो गया, चलो ठीक, मतलब बाद में वो झेपे जो है, तो वो छोटी छोटी चीजें इस किताब में आई, तो मुझे लगा कि बड़ा मजा आया कि हाँ, मतलब एक तरीके से इंटरटेनमेंट भी इस किताब में बहुत भरपूर मात्रा में है। फिर एक जगह पे अभी सर ने एक बता कि एक बलिया में जब सर थे तो एक दरोगा साहब थे जो है आपके घर मिलने गए। तो वो बेचारे असमंजस में थे कि अब वो कुछ लिए थे सर के लिए, होली का समय था तो फिर कुछ लिए थे। अब वो असमंजस में थे कैसे दे कैसे ना दे। तो मैं भी कई बार इन चीजों से रूबरू हुआ हूँ कि मैं कई लोगों के पास घर मिलने गया हूँ कई बार जो है, क्योंकि मेरा ऐसा प्रोफेशन है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ, इनको दूं कि ना दूं, लिया रहता हूँ और उसके बाद असमंजस में पड़ा रहता हूँ। फिर बाद में बड़ी बड़ी हिम्मत करने के बाद चीजें निकालता हूँ और देता हूं, तो देखता हूं उस आदमी के मन पे जब चेहरे पे खुशी, तब समझता अच्छा ठीक हुआ है। तो लेकिन असमंजस बरकरार रहता है। तो सर ने बताया कि जब दरोगा साहब गाड़ी बुलेट पर बैठते हैं, चालू करते हैं, फिर भी वो जाते नहीं है, बंद कर देते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते फिर बंद कर देते हैं। तो वो कशमकश में थे कि क्या करें, दे कि ना दे, क्या करें। लास्ट में उन्होंने बोतल निकाली और लपेटा हुआ जो है उन्होंने उठाकर सर को दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे इत्तेफाक है जो बहुत ही बेबाकी से सर ने लिखा है। क्योंकि मैं एमए जो है इंग्लिश में किया हूँ जो है, तो इंग्लिश साहित्य का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैंने एक चीज देखा है हिंदी साहित्य में और अंग्रेजी साहित्य में, मैंने एक चीज बहुत ध्यान से देखा हुआ कि जो इंग्लिश वाले होते हैं जब चीजें लिखते हैं तो वो डिक्टो लिखते हैं, हूबहू जो उनके जीवन में घटित घटनाएं रहती हैं उस पर लिखते हैं। वो कितना बुरा काम किए हैं, कितना अच्छा काम किए हैं, सारा वो बताते हैं। लेकिन आप हिंदी साहित्य में ऐसा कभी नहीं पाएंगे। वो मतलब बहुत ही रेयरेस्ट मुझे लगता है ऐसे लेखक मिलेंगे जिनके आप डार्क और लाइफ के डार्क जो चीजें होती है उसको नहीं पाएंगे, आप सब अच्छा ही अच्छा पाएंगे। मतलब ऐसा बताया जाए कि जैसे अवतरित होकर सीधा नीचे पृथ्वी पर आए हुए थे और उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। अगर आप इंसान हैं तो आपसे गलतियां भी बहुत सारी होंगी, अच्छाई होगी तो गलती भी होगी, सारा चीज होता है। तो मुझे लगता है कि एक लेखक के तौर पे हर निष्पक्ष रूप से उसकी अच्छाई और बुराई दोनों लिख देना चाहिए, ताकि लोग अपना फिर कंक्लूजन निकाले कि क्या करना है, लोग विश्लेषण करें, लोग उस पर चर्चा करें। फिर एक जगह पे सर ने अगर ज्यादा हो तो बता दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा। हाँ, तो एक सर ने कहा कि सेकेंड ओपिनियन भी बहुत जरूरी होता है जीवन में। सर ने बताया कि अपने फोड़े का जिक्र जो है, यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, उन्होंने उसको ऑपरेट कर दिया। फिर सर वो फोड़ा भरा नहीं, फिर इसके बाद सर को दूसरी जगह जाना पड़ा, फिर सर को तीसरी जगह जाना पड़ा उसके इलाज के लिए। तो मुझे भी लगा कि सर की सेम हूबहू वो कहानी मेरी भी रही है। उसका प्रमाण अभी भी मेरे पेट में चीरे के रूप में, घाव के रूप में है जो है। मुझे जो है दर्द हुआ स्टोन का, मतलब इन्फेक्शन था। तो मैंने अल्ट्रासाउंड लगा करवाया, तो संयोग से यहाँ का बहुत बड़ा अल्ट्रासाउंड सेंटर था। उसने जब अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें जो है उसने स्टोन दिखा दिया। मतलब मुझे था पेट का इन्फेक्शन, कुछ भी नहीं था, तो उसने स्टोन दिखा दिया। फिर मैंने एक यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने बताया कि तुमको यार स्टोन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, किडनी स्टोन है। तो मैं फिर अच्छा, तो फिर क्योंकि मेरा अपना अस्पताल भी यहीं पे संगम हॉस्पिटल है सामने ही, तो फिर मेरे यहाँ एक डॉक्टर साहब बैठे थे, डॉक्टर CS यादव। अब वो देखे, जब वो जिद कर ले कमलेश तुमको कुछ नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ तुमको कुछ नहीं है, इन्फेक्शन है। तो बोले लेकिन अब क्योंकि तुमको अगर तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा नहीं तो तुमको लगेगा कि जो है इतने बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों ने बोला है, ये बता रहे हैं कि कुछ नहीं है। वो आदमी कहते रह गए कि नहीं कुछ है,
लेकिन बोले जब तुमको लगेगा कि मैं तुम्हारे यहाँ हूं इसलिए तुम जानबूझकर जो है पैसा बचाने के चक्कर में नहीं करा, तो उन्होंने पेट काट दिया। मतलब मेरा ही पेट काट, गलत डायग्नोसिस की वजह से, और बड़े आदमी ने डायग्नोसिस किया था। मुझे उस बड़े आदमी पे ज्यादा कॉन्फिडेंस था और अपने यहाँ जो डॉक्टर थे उनके ऊपर कम था, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत बड़े नामी आदमी है। तो इसके बाद जब पेट काटा तो कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके छोड़ दिया। 4-5 महीने बाद फिर से दर्द चालू हो गया। तब फिर से जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता लगा वही सेम दिक्कत। तो मुझे गुस्सा आया, तो फिर गया फिर डॉक्टर के पास, तो सबने फिर माफी मांगी जो है। खैर, तो मुझे लगता है कि अगर आपके जीवन में कभी इस तरीके की दिक्कत आए, कोई भी तकलीफ आए, तो एक आदमी के ऊपर आप डिपेंड मत रहिएगा। बहुत ही अच्छी सलाह है। इस किताब की सबसे अच्छी खासियत यह है कि जब आप इसको पढ़ें तो आपको हर एक चैप्टर में आपको एक सलाह मिलेगी। उसमें जरूर सलाह रहेगी छिपी हुई, कि मतलब उसका एक सार रहेगा जो वो मैसेज देना चाहते हैं, उस अपनी इस घटना के माध्यम से आपको एक मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। तो इन हर एक चैप्टर में किताब के एक मैसेज डिलीवर्ड है, तो वो एक चीज अच्छा लगा। और इसके बाद ही जो है मुझे लगता है कि क्योंकि काफी टाइम हो रहा है तो और लोग को भी सुनना होगा, तो लेकिन एक बात है उसको भी खत्म करके फिर खत्म करूंगा अपनी बात। फिर इसमें सर ने जो है कुप्रथाओं की बात की है कि आपके गांव में कोई डेथ होती है, फिर वो गरीब आदमी रहते हैं, तो सर जो है कफन लेके पहुंचते हैं, तो वहां पर वो देखते हैं कि एक नया प्रथा चालू हो गई है, लोगों को पैसा देना। हालांकि ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आजकल लोग लेके चले जाते हैं कफन मरने वाले को, तो पैसा ज्यादा अच्छा रहता है कि उसको यूज में आ जाएगा। लेकिन फिर सर सोचते हैं कि बहुत ही गरीब परिवार है और इसको जो है कुछ सहयोग किया जाए। बाद में पता लगा कि उन सब गांव वालों को या उसको जो है कुछ लोग चढ़ा देते हैं और उसको बुरा लग जाता है, और बाद में वो जिसके पास खाने के लिए नहीं था वो लाखों रुपया तिरही के नाम पर खर्च कर देता है और उसको कई सालों तक उस कर्ज को चुकाते रहता है। तो ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जिसपे हम सबको भी काम करना चाहिए। सर ने इस किताब के माध्यम से एक मैसेज दिया है। और लास्ट में जो 27 साल बाद वाली कहानी, वो मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी, तकलीफ भी आ रही थी कि सर जब घर से बन ठन कर निकलते हैं, पेपर में देखते हैं और इसके बाद जब वो पहुंचते हैं आगे वाली लाइन में बैठते हैं बहुत खुशी खुशी, और एक बार आंख भी मिलती है और वो उनको लगता है कि पहचान लिए है, लगता है पहचान गए हैं पुराने दोस्त, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने पहचाना ही नहीं सर को। और ये बहुत मजे वाली बात थी, तब किसी ने परिचय कराया कि भाई ये फला अतुल यादव जी हैं, तो अच्छा हाँ कोई था पहचान में, तब जाकर जो है आइडेंटिफाई हो पाए। तो वो बहुत मजे वाली चीज थी, मतलब एक तरीके से पढ़ने में आनंद भी आया। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये किताब पढ़नी चाहिए और अच्छी भी लगेगी। जैसा कि मैंने कहा कि इसके हर एक चैप्टर में एक आपको मैसेज है और वो आपको डिलीवर्ड होगा और आपको समझ में भी आएगा कि वो मैसेज क्या है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आप सभी।